नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक फिरोज तुगलक की सुधार योजनाएं। हमने पिछली कक्षा में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिरोज तुगलक की सुधार योजनाओं के सभी आयाम और पहलुओं पर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि फिरोज तुगलक वो शासक है जिसका मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी जो सुधार योजनाएं थी, इन सुधार योजनाओं के कारण फिरोज तुगलक को आज तक याद किया जाता है। फिरोज तुगलक की जब हम समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि फिरोज तुगलक एक धर्मांध शासक के रूप में भी इतिहासकारों में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक एक हिंदू माता की संतान था। इसलिए अपने आप को शुद्ध मुसलमान सिद्ध करने के लिए उसने कुछ धार्मिक के रूप में कट्टरता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख इतिहास में दर्ज है। इसने अपने आप को एक शुद्ध एक कट्टर मुसलमान उलेमा वर्ग में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ा तथा कुछ अत्याचार पूर्ण कर लागू किए, जजिया कर को कठोरता से वसूल किया और मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी इसका मजार पर जाने से रोक लगा दी गई। ये इतिहास में पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से रोक लगा दी। आइए आज हम जानते हैं फिरोज तुगलक के बारे में सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 20 मार्च 1351 में ठट्टा, जो सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है, यह स्थान में गद्दी पर बैठा। इसकी गद्दी पर बैठने में ज्यादा कोई समस्या नहीं आई। एक छोटा सा विवाद हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं था। उलेमाओं ने षड्यंत्र करके एक 6 साल के बच्चे को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहा, पर अधिकतर लोगों ने इसमें सहमति दर्ज नहीं की, तो इस बात को नकार दिया गया। इस तरह निर्विवाद रूप से फिरोज तुगलक 1351 में दिल्ली में प्रवेश किया और अपना राज्याभिषेक कराया। सबसे बड़ी विडंबना अब आएगी कि आंतरिक शासन व्यवस्था कैसी थी फिरोज तुगलक के समय में। जिस समय फिरोज सिंहासन पर बैठा, राज्य में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह से उसके शासन के अंतिम समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद में बहमनी साम्राज्य और उसके बाद में विद्रोह की एक ऐसी परंपरा शुरू होती है जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी जगह उसके साम्राज्य में जो विद्रोह हुए, उससे उसके शासनकाल की में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों और कठोर दंड व्यवस्था के कारण जनता में घोर असंतोष था। राज्य का सारा खजाना खाली हो चला था, धन की भारी कमी हो गई थी। उलेमा वर्ग और कट्टर मुस्लिम प्रजा मृतक सुल्तान के धार्मिक विचारों के कारण उससे सख्त नाराज थी। उसके समय हुए विद्रोह के कारण अनेक प्रांत दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे। चूंकि फिरोज में उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा थी, इसलिए उन्होंने पुनः उन सूबों पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और बंगाल से सिंध तक दिल्ली सल्तनत कर लाने के लिए कोशिश की गई। लेकिन अब हम उसकी योजनाओं के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं कि किस तरह फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर उसकी सुधार योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले अपने रिक्त राजकोष के ऊपर ध्यान दिया और जो लगभग 2 करोड़ टंका के रूप में किसानों को जो तकाबी उस ऋण को कहते हैं, जो कृषि व्यवस्था में बीज और बैल और हल के लिए दिए जाते हैं, उसको इसने माफ कर दिया। इससे किसानों में एक विश्वास जगा और इस तरह इसने पहले किसानों को विश्वास में लिया और फिर इसने अपनी कर व्यवस्था को सुधार किया। ये इस कार्य की शमशेर सिराज अफीफ, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी है, और बर्नी, जो तारीख फिरोजशाही के लेखक हैं, दोनों ने इस कदम की सराहना की है और परवर्ती इतिहासकारों ने भी फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था के संबंध में उसकी समझ और सूझबूझ को सभी ने सराहा है।
अब हम जानना चाहते हैं कि फिरोज तुगलक के की सुधार योजनाएं क्या थी, क्या सुधार योजनाएं थी जिनके कारण फिरोज तुगलक को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दर्ज है। सबसे पहली जो उसकी फिरोज की वो जो महती योजना थी वो था नहरों का निर्माण। देखिए, यह सुल्तान 14वीं शताब्दी में होता है और उस समय भी पानी और जल के भारतीय कृषि प्रधान देश होने के कारण महत्व को जानता है। इस सुल्तान की में कितनी उच्च कोटि की प्रतिभा थी, ये हम इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि इसने सबसे पहला कार्य किया कि भारत में जो किसानों के सामने जो पानी की समस्या है उसका निदान किया जाए। इसलिए इस सुल्तान ने नहरों के निर्माण का कार्य सर्वप्रथम सुल्तान बनने के बाद पहला काम यही किया। और नहरों के निर्माण में इसने एक अलग विभाग, सिंचाई विभाग का गठन किया और इस सिंचाई विभाग के अंतर्गत 4 नहरों का प्रमुखतः निर्माण हुआ। पहली नहर सतलज नदी से निकालकर शहबाज तक 96 किलोमीटर लंबी बनाई गई। दूसरी नहर मांडल से निकालकर सिरमौर तक, यमुना नदी से निकालकर हांसी होती हुई हिसार तक और फिरोजा तक गई। यह सबसे लंबी नहर थी, इसकी लंबाई 150 मील थी। तीसरी नहर करवर के पास से घग्गर नदी से निकालकर नव स्थापित फिरोजाबाद शहर तक गई। यह फिरोजाबाद शहर फिरोज तुगलक ने ही बसाया था। चौथी नहर यमुना नदी से बुधई से निकालकर हिसार के फिरोजा तक जाती थी। इस तरह इन नहरों से कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और कृषि की उपज कई गुना बढ़ गई, जिससे किसानों को बढ़ा हुआ राजस्व, बढ़ा हुआ लगान कर देने में कोई समस्या नहीं आई और इससे सुल्तान का जो रिक्त राजकोष था वो फिर से भर गया। ये सुल्तान की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसकी सभी इतिहासकारों ने सराहना की है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो सुल्तान ने किया वो था बाग लगवाना। सुल्तान इस महत्व को भी जानता था, फलों के प्रति, फूलों के प्रति सुल्तान का विशेष लगाव था। इसलिए सुल्तान ने दिल्ली के आसपास बदायूं के निकट और सुल्तान ने 1,80,000 रुपए खर्च कर करके और 1200 बाग लगवाए। 1200 बाग लगवाए गए और इन बागों में आम के बगीचे, पपीते के बगीचे और अच्छे अच्छे फलों के, चीकू जैसे फलों के बगीचे लगवाए गए और इससे सल्तनत की आय में वृद्धि हुई। तीसरा जो कार्य था वो था सुल्तान के द्वारा सार्वजनिक निर्माण और परोपकारी कार्य। ऐसे कौन से सार्वजनिक निर्माण और परोपकारी कार्य थे जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जनहित के कार्य में भी सबसे पहले सुल्तान ने 4 शहर बसाए, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार। इसके बाद में अनेक मस्जिदें, महल, मदरसे, जलाशय, पुलों और यात्रियों की सुविधा के लिए सरायें बनवाई। यात्रियों को ठहरने के लिए बड़े बड़े मार्गों पर सरायों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही सुल्तान ने अनेक मस्जिद और मकबरों का वो करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार को पूरा करवाने में फिरोज तुगलक का योगदान है। 6ठी मंजिल ऐसा कहा जाता है फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। और हौज खास, शमसी तालाब, इल्तुतमिश के मकबरे का पुनर्निर्माण करवाया गया और जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी और निजामुद्दीन औलिया के मकबरों का भी रखरखाव फिरोज तुगलक के समय में अच्छी तरह से हुआ। और दूसरा एक महत्वपूर्ण वो जो संरक्षण हुआ वो था मौर्य शासक अशोक के 2 स्तंभ लेखों को जो दिल्ली लाया गया, एक टोपरा से, दूसरा मेरठ शहर से। इस तरह फिरोज शाह ने एक दारुल सफा नाम का एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया जो फ्री में इलाज किया जाता था। उस जमाने में भी सुल्तान ने लोगों की चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखा और लोगों का इलाज कराने के लिए एक फ्री अस्पताल बनवाया। इसके बाद सुल्तान ने एक रोजगार दफ्तर खोला जिसके अंदर बेरोजगारों को, देखिए आज देश के सामने बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इस बेरोजगारी को फिरोज तुगलक ने उस जमाने में समझ लिया था और एक रोजगार दफ्तर खोला गया जिसमें बेरोजगारों का पंजीकरण कर करके रोजगार दिया जाता था। इस तरह से फिरोज तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण सुधार किया, वो था एक इस तरह का विभाग खोला गया जिसमें जो अनाथ लड़कियां थी उनकी शादी सुल्तान के द्वारा की जाती थी, सल्तनत के राजकोष के द्वारा की जाती थी। ये बेहद ही एक गरीब और वंचित तबके के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार था कि सुल्तान ने गरीब महिलाओं, गरीब लड़कियों के लिए जो अनाथ थी उनके लिए विवाह के लिए सरकार की तरफ से पूरा खर्चा, हर्जा खर्चा दिया जाता था। ये सुल्तान का एक महत्वपूर्ण जनहित के लिए परोपकारी कार्य था जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इस तरह सुल्तान ने इन जनहित की योजनाओं से
अपने आप को इस समय में एक महत्वपूर्ण शासक सिद्ध होता है। इसके बाद में सुल्तान का ने एक दास विभाग का गठन किया। ये जो दास विभाग था, जिसको दीवाने बंदगान भी कहा जाता है, इसमें 1,80,000 के आसपास दास बताए जाते हैं कि इन दासों को सुल्तान ने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। जिस तरह बलबन ने तुर्कान ने चहलगानी और चालीसा का गठन किया था, सॉरी इल्तुतमिश ने गठन किया था, उसी तरह इसने भी एक दीवाने बंदगान नाम का दास विभाग बनाया, जो सुल्तान के दैनिक कार्यों में और सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता था। ये विश्वस्त लोग थे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार पद दिए गए। इस तरह सुल्तान की इन सुधार योजनाओं को लागू करने में दीवाने बंदगान नामक विभाग ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही नहरों के निर्माण के बाद सुल्तान ने हक़ सरब नाम का एक सिंचाई कर भी लगाया। इस सिंचाई कर के बाद में अब सुल्तान की हम सैन्य व्यवस्था और धार्मिक नीति पर चर्चा करते हैं। सुल्तान ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया और घोड़ों के ऊपर ठप्पा लगाने की प्रथा शुरू करी, और सुल्तान ने एक सैन्य व्यवस्था में कुछ रणनीति के और सामरिक नीति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तान धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि अनेक मंदिरों पर आक्रमण किया और कट्टरता की नीति अपनाई। इस तरह अब हम सुल्तान के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि फिरोज तुगलक ने ये मानिए कि फिरोज तुगलक ने मध्यकालीन भारतीय शासकों के में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बर्नी और शमसे सिराज अफीफ ने फिरोज के चरित्रों कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह अत्यधिक न्यायप्रिय, दयालु तथा उदार शासक था। भारतीय इतिहासकारों ने भी सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके उदारवादी कार्यों से अकबर के साथ इसमें तुलना की जाती है। फिर भी इसकी महान शासक अकबर के तुलना के बारे में इतिहासकारों में मतभेद ही हैं। सामान्यतः इतिहास में कुछ गुण ऐसे विद्यमान जरूर थे जो इतिहास में इसका आज भी योगदान माना जाता है। इन्हीं आज के इस उसमें कक्षा में हमने आप लोगों के फिरोज तुगलक की सुधार योजनाओं और उसके शासन कार्य के साथ में चर्चा करते हुए फिरोज के चरित्र मूल्यांकन पर हमने दृष्टिपात किया। धन्यवाद दोस्तों।